माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और डिज़ाइन सब्जेक्ट के MCQ यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ पेंटागन इज, द आंसर इज 108 डिग्री। यानी पेंटागन के अंदर का जो एंगल रहता है वो एंगल होता है 108 डिग्री। देन लेटरिंग ऑन द ड्राइंग शीट शुड हैव ऑल अल्फाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स। यानी ड्राइंग शीट में जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं उसमें सभी लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। लाइन कंपोज्ड ऑफ क्लोजली एंड इवनली स्पेस्ड शॉर्ट डैशेस इन द ड्राइंग रिप्रेजेंट्स हिडन एजेस। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो लाइन क्लोजली और इवनली स्पेस्ड डैश लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसका उपयोग हिडन एजेस शो करने के लिए होता है। Methods of arrangement of dimensions includes parallel, continuous and combined. डायमेंशन देने की जो अरेंजमेंट होती है उसमें पैरेलल डायमेंशनिंग, कंटिन्यूअस डायमेंशनिंग एंड कंबाइंड डायमेंशनिंग का उपयोग होता है। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ हेक्सागोन इज 120 डिग्री। तो हेक्सागोन के अंदर का जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री रहता है। देन which types of line is used to draw dimension line? So the answer is continuous thin. तो डायमेंशन लाइन ड्रॉ करने के लिए जो लाइन का टाइप रहता है वो रहता है कंटिन्यूअस थीन। देन which types of line is used to draw center line? So the answer is long chain thin. तो सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए जो लाइन का टाइप रहता है वो होता है लॉन्ग चेन थीन। देन in which systems dimensioning is done in such a way that it can be read from bottom or right side? So the answer is align system. तो align system में डायमेंशन को हम बॉटम से या तो राइट साइड से रीड कर सकते हैं। Then dimensions giving close to each other and in a straight is called chain dimensioning. तो डायमेंशन अरेंजमेंट में अगर डायमेंशन एक दूसरे से एकदम क्लोज और स्ट्रेट लाइन में दिए जाते हैं उसे कहा जाता है चेन डायमेंशनिंग। इन विच सिस्टम डायमेंशनिंग इज डन इन सच ए वे दैट इट कैन बी रीड फ्रॉम बॉटम ओनली? सो द आंसर इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशन को सिर्फ बॉटम से ही पढ़ा जा सकता है। द मेथड ऑफ गिविंग डायमेंशंस फ्रॉम वन डेटम फीचर इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड पैरेलल डायमेंशनिंग। तो पैरेलल डायमेंशनिंग में एक डेटम फेस रहती है और उस डेटम फेस से ही सभी डायमेंशन दिए जाते हैं। तो उस तरह से जो डायमेंशन दिए जाते हैं उसे बोला जाता है पैरेलल डायमेंशनिंग। विच पेंसिल इज डार्कर? सो द आंसर इज HB। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं H, 2H, 4H और HB। उसमें से HB ग्रेड की जो पेंसिल रहती है वो सबसे डार्क रहती है। इन विच डायमेंशनिंग सिस्टम डायमेंशन लाइन इज कट एट द सेंटर एंड वैल्यू इज प्लेस्ड इन बिटवीन? सो द आंसर इज यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। तो यूनिडायरेक्शनल डायमेंशनिंग सिस्टम में डायमेंशन लाइन को कट करके जो डायमेंशन की वैल्यू होती है वो बीच में लिखी जाती है। व्हाट इज द साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक इन द ड्राइंग शीट? सो द आंसर इज 185 by 65। तो जो टाइटल ब्लॉक रहता है ड्राइंग शीट में उसकी साइज फिक्स रहती है, चाहे ड्राइंग शीट की साइज कोई भी हो लेकिन टाइटल ब्लॉक की साइज फिक्स रहती है और उसका डायमेंशन रहता है 185 मिलीमीटर बाई 65 मिलीमीटर। द लेंथ टू हाइट रेशियो ऑफ एन क्लोज्ड फील्ड एरोहेड इज 3:1। तो डायमेंशन देने के लिए हम डायमेंशन लाइन के एंड पर जो एरोहेड्स ड्रॉ करते हैं उसकी जो लेंथ टू हाइट का रेशियो होता है वो होता है 3:1। टू रिकमेंडेड सिस्टम्स ऑफ प्लेसिंग द डायमेंशंस आर, द आंसर इज यूनिडायरेक्शनल एंड अलाइन सिस्टम। तो यूनिडायरेक्शनल और अलाइन सिस्टम है वो डायमेंशन देने की 2 सही तकनीक है। हिडन लाइंस आर ड्रॉन एज डैश्ड नैरो लाइन। तो जो हिडन लाइन रहती है वो डैश नैरो लाइन से ड्रॉ की जाती है।
With respect to the drawing sheets, the size, which one of the following size is true? A1 greater than A2। तो यहाँ पर ये जो A1, A0, A2 ये जो लिखा है वो पेपर की साइज लिखी हुई है। तो पेपर की साइज को A1, A2, A3, A4, A5, A6 इस तरह से डेजिग्नेट किया जाता है। तो इसमें A1 साइज की शीट जो रहती है उसका डायमेंशन A2 साइज की शीट से बड़ा रहता है। तो इन सभी ऑप्शन में से जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। इन द इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ पेपर साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज A2 साइज। तो यहाँ पर जो A2 साइज का पेपर होता है उसकी साइज होती है 420 मिलीमीटर बाई 594 मिलीमीटर। फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। सो द आंसर इज इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज है। फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन द इनसाइड एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n। तो यहाँ पर जो स्मॉल n है वो पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड है। तो अगर स्क्वायर है तो यहाँ n इज इक्वल टू 4 लेना है, अगर पेंटागन है तो n इज इक्वल टू 5 लेना है। तो इस फॉर्मूले से कोई भी पॉलीगॉन जो रहता है उसका जो अंदर का एंगल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। विच एंगल कैन नॉट बी मेड with either 45 degree or 30-60 triangle or a combination of the same। So the answer is 70 degree। तो यहाँ पर 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के सेट स्क्वायर से हम 15-15 डिग्री के गैप में एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। यानी पहला जो एंगल रहेगा वो होगा 0 डिग्री, उसके बाद 15 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री। तो 15-15 डिग्री हमें ऐड करना है। तो जो वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू का एंगल हम कोई एक सेट स्क्वायर से या कॉम्बिनेशन ऑफ 45 डिग्री 30 डिग्री सेट स्क्वायर से हम ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें हम 70 डिग्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल लीड्स इज हार्डेस्ट। सो द आंसर इज एच। यहाँ पर एच ग्रेड की जो पेंसिल रहती है वो सबसे हार्ड रहती है। ग्रिड रेफरेंसेस on the drawing sheets provides the following information: locations of details, additions, modifications, revisions etc. of the drawing। तो यहाँ पर ड्राइंग शीट में ग्रिड रेफरेंस की मदद से हम किसी भी डायमेंशन का लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। रिवीजन टेबल्स ऑन द ड्राइंग शीट्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। तो रिवीजन टेबल में हम रिवीजन का डेजिग्नेशन, डेट ऑफ रिवीजन, इनिशियल डिटेल्स ऑफ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, ये सभी इंफॉर्मेशन रिवीजन टेबल में दी जाती है। फॉलोइंग इज नोन एज सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल। सो द आंसर इज 3B। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से 3B ग्रेड की पेंसिल है वो सबसे सॉफ्ट रहती है। डायमेंशन लाइन शुड नॉट belong टू ईच अदर। सो द आंसर इज क्रॉस। जब भी हम कभी डायमेंशन लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अ फ्रेंच कर्व इज यूज्ड टू ड्रॉ स्मूथ फ्री फॉर्म कर्व। तो फ्रेंच कर्व की मदद से हम इरेगुलर आर्क्स ड्रॉ कर सकते हैं। टू ड्रॉ द लीडर लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज यूज। सो द आंसर इज कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो यहाँ पर अगर हम रेडियस का डायमेंशन देना चाहें तो उसे लीडर बोलते हैं। तो लीडर की टाइप्स ऑफ लाइन रहती है कंटिन्यूअस थिन लाइन। तो यहाँ पर जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल। सो द क्वेश्चन इज विच वन इज द फुल स्केल। सो द आंसर इज 1:1। 1:1 स्केल को फुल स्केल बोलते हैं। विच वन is the reduced scale। so the answer is 1:5। तो इन चारों ऑप्शन में से 1:5 है वो रिड्यूस स्केल है, 1:1 है वो फुल स्केल है और 5:1 और 10:1 है वो एनलार्ज स्केल है। देन विच वन इज द एनलार्ज स्केल। सो द आंसर इज 10:1। तो इन चारों ऑप्शन में से 10:1 है वो एनलार्ज स्केल है और 1:1 है वो फुल स्केल है, 1:2 और 1:5 है वो है रिड्यूस स्केल। देन फॉर स्केल विच वन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर
ऑप्शन सी है जिसमें 1/1/2 लिखा है, ऐसी स्केलिंग कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज नहीं की जाती है। सो दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। व्हेन द ड्राइंग आर ड्रॉन स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द स्केल इज नोन एज रिड्यूस स्केल। तो जब भी ड्राइंग पेपर पर जो ड्राइंग की साइज है वो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज से कम डायमेंशन की ड्रॉ की जाती है तो उसे रिड्यूस स्केल बोला जाता है। If the angle 60 degree is drawn in reduced scale, then it is drawn as 60 degree only। तो जब भी हम रिड्यूस स्केल से ड्राइंग बनाते हैं तो डायमेंशन की जो लेंथ, विड्थ, हाइट ऐसे पैरामीटर्स को हम रिड्यूस करके ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एंगल को कभी हम रिड्यूस करके ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एंगल एज इट इज ही रहता है। If the 10 meter length is represented as 1 millimeter on the map, then representative fraction is। So यहाँ पर representative fraction की definition को याद करना पड़ेगा। So representative fraction is equal to size of object in the paper divided by actual size of object। तो यहाँ पर पेपर पर जो साइज है वो 1 मिलीमीटर है और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज है वो 10 मीटर है। तो मीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो आंसर रहेगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10,000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन दिया गया नहीं है। सो द आंसर इज नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉनिक सेक्शंस engineering curves। So the question is, by a cutting plane passing through parallel to its base of cone, blank is obtained। So the answer is circle। तो अगर कॉन को उसके बेस से पैरेलल कट किया जाता है तो जो कट सेक्शन हमें मिलता है वो रहता है सर्कुलर। When cutting plane is inclined to the axis of the cone and cuts all generators of the cone, blank is obtained। So the answer is ellipse। तो अगर किसी कॉन को उसकी एक्सिस से इंक्लाइंड यानी एक्सिस से एंगल रखकर सभी जनरेटर्स कट हो उस तरह से अगर काटा जाए तो जो कट सेक्शन मिलता है वो रहता है इलिप्स। बाय कटिंग प्लेन पासिंग थ्रू पैरेलल टू एनी वन जनरेटर ऑफ द कॉन, ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। सो द आंसर इज पैराबोला। तो अगर किसी कॉन को कोई एक जनरेटर से पैरेलल होकर काटा जाए तो जो कट सेक्शन मिलता है वो रहता है पैराबोला। बाय अ कटिंग प्लेन पासिंग थ्रू पैरेलल टू इट्स एक्सिस of the cone vertically, blank is obtained। So the answer is hyperbola। तो अगर किसी कॉन को उसके एक्सिस से पैरेलल होकर काटा जाए तो जो कट सेक्शन मिलता है वो रहता है हाइपरबोला। बाय अ कटिंग प्लेन पासिंग थ्रू द एपेक्स ऑफ द कॉन वर्टिकली, ब्लैंक इज obtained। सो द आंसर इज ट्रायंगुलर सेक्शन। तो अगर किसी कॉन को उसकी एक्सिस में से ही काटा जाए तो जो कर्व मिलता है वो रहता है ट्रायंगुलर सेक्शनल। देन इन डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड, इफ द एसेंट्रिसिटी E इज लेस देन 1, देन ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। सो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मेथड की थ्योरी के मुताबिक अगर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम रहती है तो जो कर्व मिलता है वो रहता है इलिप्स। देन इन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, इफ एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू 1, देन ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। तो जब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 रहती है तो जो कर्व रहता है वो बनता है पैराबोला। देन इन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, इफ एसेंट्रिसिटी E इज ग्रेटर देन 1, देन ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड। तो जब एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज्यादा रहती है तो जो कर्व जनरेट होता है वो होगा हाइपरबोला। देन नेम द कर्व व्हिच हैज 0 एसेंट्रिसिटी। सो द आंसर इज सर्कल। सर्कुलर कर्व में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 रहती है। When a bullet is shot in the air, the path traversed by the bullet is called parabola। अगर किसी पिस्टल से हवा में अगर फायर किया जाए तो जो गोली की जो मूवमेंट रहती है वो पैराबोलिक शेप की रहती है। द शेप ऑफ अ मैनहोल ऑन द बॉयलर ड्रम, शेप ऑफ टैंक इन अ टैंकर, मॉन्यूमेंट्स, path of earth around the sun, etc. are the example of the following engineering curve। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो होगा इलिप्स। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि
manhole on boiler drum, shape of tanker, monuments, path of earth around the sun, ये सारे एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से इलिप्स जनरेट होता है. The shape of motor car, headlamp, reflector, sound reflector and detector, path of particle thrown at any angle with the earth, etc. are the example of the following engineering curve. So the answer is parabola. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उन सभी कंडीशन में जो इंजीनियरिंग कर्व बनता है वो पैराबोलिक कर्व बनेगा. To understand the nature of graph of Boyle's law, to design the water channels, to decide the shape of overhead water storage tank, following engineering curves is used. तो ये इन सभी एग्जांपल्स में जो इंजीनियरिंग कर्व बनता है वो रहता है हाइपरबोला. Then which of the following method is used to draw parabola? So यहाँ पर जो अलग अलग मेथड दी गई है इसमें से टेंजेंट मेथड से हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं. If a stone is thrown with an angle to the ground, it will trace. The answer is parabola. अगर किसी पत्थर को हम ग्राउंड से यानी जमीन से एंगल बनाते हुए अगर हवा में फेंके तो जो कर्व बनता है वो पैराबोला रहता है. If a point moves in a plane in such a way that the sum of its distance from two fixed point is constant, the curve so the trace is called ellipse. Name the curve traced out by the point moving in a plane such a way that the difference between its distance from two fixed point is constant. So the answer is hyperbola. The major and minor axes of an ellipse are 100 mm and 60 mm respectively. What will be the distance of its foci from the end of the minor axis? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है AO is equal to CF1. तो यहाँ पर हमें माइनर एक्सिस के पॉइंट और फोकाई तक का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो एक फॉर्मूला है AO is equal to CF1. तो यहाँ पर जो A से O का डिस्टेंस रहता है वो डिस्टेंस मेजर एक्सिस के डिस्टेंस का हाफ रहता है. तो यहाँ पर मेजर एक्सिस जो है वो 100 mm दी गई है तो उसका हाफ होगा 50 mm. तो उतना ही डिस्टेंस फोकाई से माइनर एक्सिस तक का रहेगा. So the answer is 50 millimeter. Now next topic is cycloidal, involute and spiral curves. So the locus of a point on the circumference of a circle which rolls without slipping on a fixed straight line is called cycloid. तो cycloid में एक सर्कल रहता है वो एक फिक्स स्ट्रेट लाइन के ऊपर स्लिप न हो उस तरह से रोल करता है. तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है वो रहता है साइक्लोइड. Then the locus of point inside the circumference of a circle which rolls without slipping on a fixed straight line is called inferior trochoid. तो यहाँ पर एक सर्कल है वो स्ट्रेट लाइन पर ही रोल होता है मगर जो पॉइंट रहता है वो उस सर्कल के अंदर की साइड रहता है. तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है वो बनता है inferior trochoid. Then the locus of point outside the circumference of the circle which rolls without slipping on a fixed straight line is called superior trochoid. तो यहाँ पर एक सर्कल रहता है जो कोई एक स्ट्रेट लाइन पर रोल होता है और जो पॉइंट रहता है वो सर्कल से बाहर की दिशा में रहता है. तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है उसे बोलते हैं superior trochoid. Then the curve generated by a point on the circumference of the circle which rolls without slipping along outside of another circle is known as epicycloid. तो यहाँ पर एक फिक्स सर्कल रहता है उस फिक्स सर्कल के बाहर की साइड से दूसरा रोलिंग सर्कल रोल करता है. तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है उसे बोलते हैं एपिसाइक्लोइड. Then the curve generated by a point inside the circumference of the circle which rolls without slipping along outside of the another circle is known as inferior epitrochoid. तो inferior epitrochoid में एक फिक्स सर्कल रहता है उस फिक्स सर्कल के बाहर से एक रोलिंग सर्कल रोल होता है मगर जो पॉइंट रहता है वो रोलिंग सर्कल के अगर अंदर की दिशा में रहता है तो जो कर्व मिलता है उसे बोलते हैं inferior epitrochoid. Then the curve generated by a point outside the circumference of the circle which rolls without slipping along
outside of another circle is known as superior epitrochoid. तो इस कर्व में एक फिक्स सर्कल रहता है और एक रोलिंग सर्कल रहता है जो फिक्स सर्कल के बाहर की दिशा में रोल होता है, मगर जो पॉइंट रहता है वो रोलिंग सर्कल के भी बाहर की दिशा में रहता है। तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है उसे बोलते हैं सुपीरियर एपिट्रोकोइड। देन द कर्व जनरेटेड बाय अ point on the circumference of the circle which rolls without slipping along inside of another circle is known as hypocycloid. तो यहाँ पर एक फिक्स सर्कल रहता है और एक रोलिंग सर्कल रहता है। तो रोलिंग सर्कल रहता है वो फिक्स सर्कल के अंदर की दिशा में रोल होता है। तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है उसे बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। देन द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट inside the circumference of the circle which rolls without slipping along inside of another circle is known as inferior hypotrochoid. तो inferior hypotrochoid में एक फिक्स सर्कल रहता है और एक रोलिंग सर्कल जो रहता है वो फिक्स सर्कल के अंदर की दिशा में रोल होता है, मगर जो पॉइंट होता है वो रोलिंग सर्कल के भी अंदर की दिशा में होता है। तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलेगा वो होगा inferior hypotrochoid. Then the curve generated by a point outside the circumference of the circle which rolls without slipping along inside of another circle is known as superior hypotrochoid. तो यहाँ पर सुपीरियर हाइपोट्रोकोइड में एक फिक्स सर्कल रहता है और इस फिक्स सर्कल के अंदर दूसरा रोलिंग सर्कल है वो रोल होता है, मगर जो पॉइंट रहता है वो रोलिंग सर्कल के बाहर की दिशा में रहता है। तो इस कंडीशन से अगर हम कर्व को ट्रेस करें तो जो कर्व मिलेगा वो होगा सुपीरियर हाइपोट्रोकोइड। Then when a circle rolls inside another circle of twice its diameter, the curve traced out by a point on the circumference of the rolling circle will be straight line. तो यहाँ पर एक फिक्स सर्कल है और एक रोलिंग सर्कल है। तो जो फिक्स सर्कल का डायमीटर है वो रोलिंग सर्कल के डायमीटर से अगर 2 गुना है, तो इस कंडीशन को लेकर अगर कोई रोलिंग सर्कल कोई फिक्स सर्कल के अंदर रोटेट होता है तो जो कर्व पैटर्न मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। A curve traced out by a point on a string which is kept tight when it is unwound from or wound on a line, a circle or a polygon is known as involute. तो इन्वोल्यूट में एक स्ट्रिंग रहती है और उस स्ट्रिंग को एक पोल से फिक्स किया जाता है। तो पोल का शेप अलग अलग हो सकता है जैसे कि सर्कल और कोई पॉलीगॉन। तो इस कंडीशन से अगर किसी स्ट्रिंग को उस पोल के ऊपर वाउंड किया जाता है और अनवाउंड किया जाता है तो जो स्ट्रिंग का फ्री एंड रहता है उसे जो कर्व मिलता है वो इन्वोल्यूट होता है। इन्वोल्यूट कर्व इज यूज्ड इन गियर्स। तो गियर्स में इन्वोल्यूट कर्व्स यूज होते हैं। द कर्व ट्रेस आउट बाय अ पॉइंट मूविंग यूनिफॉर्मली in one direction along a straight line when the line rotates in a plane with a uniform angular velocity about a fixed point is known as Archimedean spiral. तो आर्किमिडियन स्पाइरल में दो टाइप की मूवमेंट होती है, एक रोटेशनल मूवमेंट भी होती है और एक लीनियर मूवमेंट भी होती है। तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है वो होगा आर्किमिडियन स्पाइरल। देन द कर्व जनरेटेड बाय अ पॉइंट which revolves around a fixed point and at the same moves towards it is known as Archimedean spiral. तो यहाँ पर जो पॉइंट रहता है जो कि एक फिक्स सर्कल के अराउंड आजू बाजू रोटेट होता है और सेम टाइम वो पॉइंट फिक्स सर्कल के नज़दीक भी जाता है, तो इस कंडीशन से जो कर्व मिलता है वो होगा आर्किमिडियन स्पाइरल। टू डिसाइड द केम प्रोफाइल फॉर ऑटोमेशन एंड शेप ऑफ स्प्रिंग of watch mechanism following curve is used. तो यहाँ पर आंसर रहेगा आर्किमिडियन स्पाइरल। तो आर्किमिडियन स्पाइरल कर्व है वो केम प्रोफाइल की डिज़ाइन करने के लिए और वॉच मैकेनिज्म में स्प्रिंग की डिज़ाइन करने के लिए आर्किमिडियन स्पाइरल कर्व का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन। सो इफ अ पॉइंट P lies in first quadrant, it will be The answer is above HP and in front of VP. तो कोई पॉइंट P है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो उसकी कंडीशन बनती है that point is above HP and in front of VP. If a point P lies in the second quadrant,
then it will be in above HP and behind VP. तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट की कंडीशन रहती है above HP and behind VP. If a point lies in third quadrant, it will be below HP and behind VP. तो below HP और behind VP ये जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन रहती है थर्ड क्वाड्रेंट की. Then if a point P lies in fourth quadrant, it will be in below HP and in front of VP. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में below HP and in front of VP ये कंडीशन बनती है. If point P is on both HP and VP, then its projection will be on XY line. अगर कोई पॉइंट रहता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के ही ऊपर रहता है तो उसका प्रोजेक्शन हमेशा XY लाइन के ऊपर ही प्रोजेक्ट होता है. A point whose elevation and plan are above XY is situated in second quadrant. तो सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट का या तो फिर कोई पॉइंट का एलिवेशन एंड प्लान यानी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू XY लाइन के ऊपर की दिशा में रहता है तो ये जो कंडीशन बनती है वो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में. A point whose elevation and plan are below XY line is situated in fourth quadrant. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन एंड प्लान यानी फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों XY लाइन के नीचे ड्रॉ किए जाते हैं तो वो जो क्वाड्रेंट रहता है वो बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट. अ पॉइंट हुज एलिवेशन एंड प्लान आर ऑपोजिट ऑफ XY इज सिचुएटेड इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट का एलिवेशन और प्लान यानी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यूज XY लाइन के ऊपर नीचे सेपरेट ड्रॉ किए जाते हैं. यानी फर्स्ट एंगल में जो एलिवेशन रहता है वो XY लाइन से ऊपर रहता है और प्लान XY लाइन से नीचे रहता है. और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एलिवेशन रहता है वो XY लाइन से नीचे रहता है और प्लान जो होता है वो XY लाइन के ऊपर रहता है. सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट. इफ द पॉइंट G is above HP and behind VP, its elevation will be plane from XY line. तो above HP और behind VP ये जो कंडीशन है वो सेकंड क्वाड्रेंट की है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो एलिवेशन या तो फिर फ्रंट व्यू जो होता है वो हमेशा XY लाइन के ऊपर ही ड्रॉ किया जाता है. सो द आंसर इज अबोव. If the point is below HP and behind VP, its top view will be above reference line. तो यहाँ पर below HP और behind VP ये जो कंडीशन बनती है वो थर्ड क्वाड्रेंट की कंडीशन बनती है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो टॉप व्यू रहता है वो हमेशा XY लाइन से ऊपर की दिशा में ड्रॉ किया जाता है. तो द आंसर इज अबव रेफरेंस लाइन. Then if the line PQ is parallel to VP and inclined to HP, then its true length will be shown in the answer is horizontal plane. तो यहाँ पर जो लाइन है इसका नाम PQ दिया गया है वो वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल बनाती है. तो अगर इस कंडीशन में हमें इस लाइन की ट्रू लेंथ देखनी है तो वो लेंथ है वो हमें टॉप व्यू से नजर आएगी. तो ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू जो रहता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है. इफ द लाइन इज पैरेलल टू HP एंड VP, its true length will be seen in both front view and top view. तो जब भी कोई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों प्लेन से अगर पैरेलल रहती है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो लाइन है वो XY लाइन से पैरेलल रहती है. तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ है वो इस कंडीशन में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यू से नजर आएगी. नेक्स्ट इज इफ द फ्रंट व्यू ऑफ अ लाइन इज पैरेलल टू द XY लाइन, इट्स ट्रू लेंथ इज शोन इन बोथ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू. तो जब भी कोई लाइन होती है उसका फ्रंट व्यू अगर XY लाइन से पैरेलल रहता है तो उस लाइन की ट्रू लेंथ है वो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों व्यू से नजर आती है. If a line is inclined at 45 degree to HP and 30 degree to VP, its front view is inclined at 45 degree to XY line. तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के एंगल को फ्रंट व्यू से देखें तो वो एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनता है. So the answer is front view is inclined at 45 degree to XY line. The line joining the front and top views of a point is called reference line
किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को जोड़ती जो लाइन रहती है उसे हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जिसे हम एक्सवाई लाइन से भी डेजिग्नेट कर सकते हैं। द एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज डिनोटेड बाय थीटा। ट्रू लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल रहता है वो हमेशा थीटा सिंबल से दिखाया जाता है। एंगल ऑफ एक्चुअल एलिवेशन और फ्रंट व्यू विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो जब भी कोई लाइन की एक्चुअल एलिवेशन या एक्चुअल फ्रंट व्यू की कंडीशन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ बनती है तो उस एंगल का नाम अल्फा दिया जाता है। देन एंगल ऑफ ट्रू लेंथ विथ वर्टिकल प्लेन इज डिनोटेड बाय फाई। तो ट्रू लेंथ लाइन का वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो हमेशा फाई से दिखाया जाता है। एंगल ऑफ एक्चुअल प्लान और टॉप व्यू विथ वर्टिकल प्लेन इज डिनोटेड बाय बीटा। तो जब भी कोई लाइन का एक्चुअल प्लान और एक्चुअल टॉप व्यू वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाता है तो उसे बीटा से दिखाया जाता है। द अपरेंट इंक्लिनेशंस आर ऑलवेज ब्लैंक देन फाई एंड थीटा। तो यहाँ पर जो अल्फा एंड बीटा है उसे अपरेंट इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो अपरेंट इंक्लिनेशन जो होते हैं अल्फा एंड बीटा वो हमेशा थीटा और फाई एंगल से बड़े होते हैं। सो द आंसर इज मोर। For a line perpendicular to HP and parallel to VP, the elevation is, the answer is a line। तो जब भी कोई लाइन है वो ओरिजिनल प्लेन को परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है तो उसका एलिवेशन या उसको फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो वो लाइन ही नजर आती है। If a line is parallel to both HP and VP, its front view will be a line। जब भी कोई लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्लेन को पैरेलल रहती है तो उसका फ्रंट व्यू देखने से हमें लाइन ही नजर आती है। फ्रंट व्यू ऑलवेज प्रोजेक्टेड ऑन वीपी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। टॉप व्यू ऑलवेज प्रोजेक्टेड ऑन एचपी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम टॉप व्यू ड्रॉ करें तो वो हमेशा ओरिजिनल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट होता है। A point lying in the HP has its top view above XY line, its front view will be on XY line। तो अगर कोई पॉइंट है वो ओरिजिनल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और उसका टॉप व्यू है वो XY लाइन से ऊपर रहता है तो उस कंडीशन को अगर फ्रंट व्यू में से हम देखें तो फ्रंट व्यू है वो हमेशा XY लाइन पर ही प्रोजेक्ट होता है। Then if both the front view and top views of a point lie on the same side of the reference line, the point may be situated in following angles। So the answer is second and fourth। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो रहते हैं वो XY लाइन से कोई एक साइड रहते हैं। जैसे कि सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो रहता है वो XY लाइन से ऊपर की दिशा में रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो रहता है वो XY लाइन से नीचे की दिशा में रहता है। Then if line is inclined to vertical plane and parallel to horizontal plane, then which one of the following is always correct? So the answer is true length is equal to plan length। तो यहाँ पर कोई लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है। तो इस कंडीशन से हम ऑब्जेक्ट का प्लान यानी उसका टॉप व्यू देखें तो वो ट्रू लेंथ नजर आएगी। सो द आंसर इज ट्रू लेंथ इज इक्वल टू प्लान लेंथ। व्हेन द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन हैविंग अ लेंथ लेस देन द ओरिजिनल लेंथ देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो द आंसर इज लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। तो जब भी कोई लाइन है वो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है तो उस कंडीशन से अगर हम फ्रंट व्यू ऑब्जर्व करें तो वो फ्रंट व्यू में जो लाइन रहती है उसकी लेंथ उसकी ओरिजिनल लेंथ से कम नजर आती है। सो द आंसर इज सी, लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी द फ्रंट व्यू विल बी ब्लैंक टू XY। सो द आंसर इज पैरेलल। तो जब भी कोई लाइन होती है वो वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बनाती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल रहती है। तो इस कंडीशन से अगर हम इस लाइन का फ्रंट व्यू देखें तो उसका फ्रंट व्यू जो रहता है वो XY लाइन से हमेशा पैरेलल मिलेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन।
So if the circular plane is resting on horizontal plane and perpendicular to VP, then its elevation will be shown as, the answer is line. तो अगर कोई सर्कुलर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस हो रहा है और वो वर्टिकल प्लेन से अगर परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में अगर हम इस ऑब्जेक्ट का एलिवेशन या फ्रंट व्यू देखना चाहे तो एलिवेशन में हमें सिर्फ लाइन नजर आएगी. देन if a circular plane is inclined to HP and perpendicular to VP, then its top view will be, so the answer is ellipse. तो इस कंडीशन में जो सर्कुलर प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रहा है और वर्टिकल प्लेन से परपेंडिकुलर है. तो इस कंडीशन से अगर हम इस ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू देखना चाहे तो हमें जो सर्कुलर प्लेन है वो इलिप्स नजर आएगा. देन द एलिवेशन फॉर अ पेंटागोनल प्लेट inclined to HP and parallel to VP will be a pentagon. तो यहाँ पर जो पेंटागोनल प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रही है लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ वो पैरेलल है. तो इस कंडीशन में अगर हम इस पेंटागोनल प्लेट का एलिवेशन या फ्रंट व्यू देखना चाहे तो हमें फ्रंट व्यू में वो पेंटागोनल प्लेट ही दिखेगी. सो द आंसर इज पेंटागन. द टॉप व्यू of a rectangular plate parallel to HP and inclined to VP will be a rectangle. तो अगर कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ पैरेलल है और वर्टिकल प्लेन के साथ एंगल बना रही है, तो इस कंडीशन में अगर हम इस रेक्टेंगुलर प्लेट को टॉप व्यू में से देखें तो हमें रेक्टेंगुलर प्लेट ही नजर आएगी. देन अ स्क्वायर प्लेन इज inclined to HP and perpendicular to VP. Its elevation appears as a straight line. तो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रही है और वर्टिकल प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इस कंडीशन में अगर हम इस प्लेट का एलिवेशन या फ्रंट व्यू देखें तो एलिवेशन या फ्रंट व्यू में हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही नजर आएगी. A square plate of negligible thickness is inclined to HP. The front view will appear as a line. तो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एंगल बना रही है, तो इस कंडीशन से अगर हम इस स्क्वायर प्लेट को फ्रंट व्यू में से देखें तो हमें सिर्फ एक लाइन ही नजर आएगी. देन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड. द क्वेश्चन इज नेम द सॉलिड फॉर्म बाय रिवॉल्विंग राइट एंगल ट्रायंगल विथ one of its perpendicular side fixed. The answer is cone. तो अगर कोई एक राइट एंगुलर ट्रायंगल प्लेट को उसकी कोई एक साइड फिक्स रखकर अगर हम उसे 360 डिग्री रोटेट करें तो जो सॉलिड जनरेट होगा वो कॉन बनेगा. द सॉलिड हैविंग अ पॉलीगॉन फॉर अ बेस एंड ट्रायंगुलर लेटरल फेसेस इंटरसेक्टिंग एट अ वर्टेक्स इज कॉल्ड अ पिरामिड. तो जब भी किसी सॉलिड में उसके बेस में कोई पॉलीगॉन रहता है जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन और उसकी जो लेटरल फेसिस होती है वो अगर ट्रायंगुलर शेप की रहती है और सभी ट्रायंगुलर सरफेसिस एक वर्टेक्स पर जाके मिलती है तो इस सॉलिड को हम बोलेंगे पिरामिड. अ सॉलिड हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फेसिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: टेट्राहेड्रन, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर पिरामिड और क्यूब. तो यहाँ पर टेट्राहेड्रन में 4 फेस होती है, स्क्वायर पिरामिड में भी 4 फेस होती है और क्यूब में 6 फेस होती है. तो यहाँ पर जो मिनिमम फेस है वो सॉलिड रहेगा ट्रायंगुलर प्रिज्म जिसमें 3 फेस रहती है. अ स्क्वायर पिरामिड इज रेस्टिंग ऑन अ फेस in the vertical plane. The number of dotted lines will appear in the front view will be 2. तो अगर कोई स्क्वायर पिरामिड है वो अपनी कोई एक फेस पर वर्टिकल प्लेन पर रेस हो रहा है, तो इस कंडीशन से अगर हम इस स्क्वायर पिरामिड का फ्रंट व्यू देखें तो हमें फ्रंट व्यू में 2 हिडन लाइंस नजर आएगी. फॉलोइंग हैज as many numbers of rectangular vertical faces as number of base. So the answer is prism. तो प्रिज्म में बेस में जितनी एजेस होती है उतनी हमें रेक्टेंगुलर वर्टिकल फेसिस मिलती है. सो द आंसर इज प्रिज्म. फॉलोइंग हैज एज मेनी नंबर ऑफ ट्रायंगुलर वर्टिकल फेसिस एज नंबर ऑफ बेस. सो द आंसर इज पिरामिड. तो
किसी भी सॉलिड में जितनी एज ऑफ बेस होती है, अगर उतनी ही ट्रायंगुलर वर्टिकल फेसेस हमें मिलती है तो इस सॉलिड को हम बोलेंगे पिरामिड। Following has its base as well as all the side faces are equilateral triangle. So the answer is tetrahedron. तो टेट्राहेड्रन एक ऐसा सॉलिड है जिसमें सभी फेसिस जो होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शेप की मिलती है। So the answer is tetrahedron. When a pyramid or a cone is cut by a plane parallel to its base, thus removing the top portion, the remaining lower portion is called फ्रस्टम। तो अगर कोई पिरामिड या कॉन को उसके बेस से पैरेलल होकर काटा जाए और जो ऊपर का जो पोर्शन मिलता है अगर वो हम रिमूव कर ले तो जो नीचे का लोअर पोर्शन हमें जो मिलता है उस लोअर पोर्शन को हम फ्रस्टम बोलते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्शन ऑफ सॉलिड। व्हेन अ पिरामिड और अ कॉन इज कट बाय अ प्लेन inclined to its base, thus removing top portion, the remaining lower portion is called truncated. तो अगर किसी पिरामिड या कॉन को उसके बेस से इंक्लाइंड होकर काटा जाए और अगर काटने के बाद ऊपर का पोर्शन रिमूव कर दे तो जो नीचे का रिमेनिंग पोर्शन बचेगा उस पोर्शन को बोलेंगे ट्रंकेटेड। अ कॉन इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन, its true shape of the section is seen in side view। तो अगर किसी सॉलिड को प्रोफाइल प्लेन से पैरेलल होके अगर काटा जाए तो उसका ट्रू शेप देखने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट को साइड व्यू में से देखना पड़ेगा। A square pyramid resting on its base in the horizontal plane and a side of base parallel to VP, it is cut by an ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन, इट्स ट्रू शेप विल बी अ ट्रेपेजियम। तो कोई स्क्वायर पिरामिड है वो अपने बेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और उसकी जो एज ऑफ बेस है अगर वो वर्टिकल प्लेन के साथ पैरेलल है तो अगर इस सॉलिड को ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन से काटा जाए तो जो कट सेक्शन मिलेगा वो होगा ट्रेपेजियम। देन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म रेस्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर फेस in the horizontal plane, it is cut by a horizontal plane, its sectional top view is rectangle। तो अगर कोई ट्रायंगुलर प्रिज्म है वो अपनी रेक्टेंगुलर फेस पर हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और इस कंडीशन में अगर हम इस ट्रायंगुलर प्रिज्म को हॉरिजॉन्टल प्लेन से पैरेलल होकर अगर कट करें तो जो कट सेक्शन मिलेगा उस कट सेक्शन को टॉप व्यू में से देखने से हमें रेक्टेंगल नजर आएगा। When a view is projected on a surface blank to the cutting plane, it is called true shape of the section. So the answer is parallel. When section plane is parallel to horizontal plane, then blank views indicates the true shape of the section. So the answer is top view. तो जब भी कोई सेक्शन प्लेन है वो ओरिजिनल प्लेन से पैरेलल है तो इस कंडीशन में अगर हम ऑब्जेक्ट का ट्रू शेप देखना चाहे तो हमें वो ट्रू शेप है वो टॉप व्यू से ही दिखेगा। टू ऑब्टेन द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन ऑफ सॉलिड एन ऑक्सिलरी प्लेन इज सेट एट पैरेलल टू द कटिंग प्लेन। व्हेन द कॉन is resting on its base on the VP, it is cut by a section plane parallel to VP, then the true shape is blank and can be seen in the blank view। तो अगर जो कोई कॉन है वो उसके बेस पर वर्टिकल प्लेन पर रेस्ट हो रहा है और इस कॉन को अगर हम वर्टिकल प्लेन से पैरेलल होकर कट करें तो जो ट्रू शेप है वो हमेशा सर्कल मिलेगा और ये जो ट्रू शेप है वो हमें फ्रंट व्यू से ही दिखेगा। When the axis of solid is parallel to both HP and VP, the view which reveals the true shape of the base is side view। तो अगर कोई सॉलिड जो है वो इस तरह से रेस्ट हो रहा है जिसमें उसकी जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को पैरेलल होकर रेस्ट हो रही है तो इस कंडीशन में अगर हम इस सॉलिड का बेस का ट्रू शेप देखना चाहें तो वो हमें हमेशा साइड व्यू से ही दिखेगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस। सो फ्रंट व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन वर्टिकल प्लेन। फ्रंट व्यू हमेशा वर्टिकल प्लेन पर ही प्रोजेक्ट किया जाता है। टॉप व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो
टॉप व्यू को हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। साइड व्यू इज प्रोजेक्टेड ऑन प्रोफाइल प्लेन, तो ऑब्जेक्ट का साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन पर ड्रॉ किया जाता है। लेंथ एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन ब्लैंक व्यू, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ और हाइट का डायमेंशन जो है वो हमेशा फ्रंट व्यू से दिखाई देता है। लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन द ब्लैंक व्यू, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ का डायमेंशन है वो हमेशा टॉप व्यू से दिखाई देता है। हाइट एंड विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन इन ब्लैंक व्यू, तो ऑब्जेक्ट की हाइट और विड्थ जो होती है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइड व्यू से दिखाई देती है। In first angle projection method, the relative positions of object, plane and observers are, the answer is object is placed in between. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट, प्लेन और ऑब्जर्वर की पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है जिसमें ऑब्जेक्ट है वो प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रहता है। इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन एंड ऑब्जर्वर्स आर, प्लेन इज प्लेस्ड इन बिटवीन, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट, प्लेन और ऑब्जर्वर की जो रिलेटिव पोजीशन कुछ इस तरह से रहती है जिसमें प्लेन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में रहता है। इन ऑर्थोग्राफिक व्यू, द लाइंस परपेंडिकुलर टू एरो एक्स आर ड्रॉन एज पैरेलल टू xy in the plan, and second parallel to x1 in elevation, third is perpendicular to x1 in elevation. So the correct answer is 1 and 2. तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 है वो एकदम सही है। Then the recommended symbol for indicating the angle of projection shows two views of the frustum of a cone. तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड दिखाने के लिए हम जो सिंबल ड्रॉ करते हैं वो प्रोजेक्शन मेथड सिंबल कॉन का जो फ्रस्टम होता है उसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू रहता है। द स्टैंडर्ड डायमेंशंस फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल इज 8, 6, 20। तो यहाँ पर जो 8 है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन के छोटे सर्कल का डायमीटर है, 16 है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन के बेस यानी बड़े सर्कल का डायमीटर है, और 20 जो होता है वो फ्रस्टम ऑफ कॉन की लेंथ होती है। Which of the following dimensions are common in top view and right hand side view? So the answer is width. तो जो width का डायमेंशन है वो टॉप व्यू और राइट हैंड साइड व्यू दोनों में कॉमन रहता है। Then in first angle projection method, the right hand side view is drawn on blank side of the elevation. First angle projection method में जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट साइड में ड्रॉ किया जाता है। In third angle projection method, the right hand side view is drawn on the blank side of the elevation. तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वो एलिवेशन के राइट साइड ही ड्रॉ किया जाता है। देन सेक्शनल व्यूज गिव्स अस ब्लैंक ऑफ ऑब्जेक्ट। सो जो सेक्शनल व्यू है वो ऑब्जेक्ट की इंटरनल डिटेल्स हमें दिखाता है। एंड लास्ट टॉपिक इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। सो अ स्क्वायर लेमिना इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अपीयर्स एज अ रोम्बस। तो जो स्क्वायर प्लेट होती है उसे अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू में ड्रॉ करें तो वो रोम्बस दिखती है। द आइसोमेट्रिक लाइंस बिकम शॉर्टर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन द प्रोपोर्शन ऑफ √2/√3। तो आइसोमेट्रिक लाइंस जो होती है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में छोटी दिखती है, तो उसका जो प्रोपोर्शन होता है वो √2/√3 टाइम्स रहता है। द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज अ सर्कल। तो स्फीयर का आइसोमेट्रिक व्यू जो रहता है वो हमेशा सर्कल रहता है। एन आइसोमेट्रिक स्केल इज यूज्ड टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करना रहता है। द डायमेंशन ऑफ 100 mm ऑन नॉर्मल स्केल विल बी ब्लैंक ऑन द आइसोमेट्रिक स्केल। सो द आंसर इज 81.5 mm। तो जो आइसोमेट्रिक स्केल की लेंथ होती है वो नॉर्मल स्केल से छोटी रहती है और उसका जो रेशियो होता है वो √2/√3 टाइम्स रहता है। तो अगर हम 100 mm का √2/√3 टाइम्स करें तो जो आंसर मिलेगा वो होगा 81.5 मिलीमीटर। टू गेट द आइसोमेट्रिक स्केल अ लाइन इज ड्रॉन एट ब्लैंक डिग्री टू एक्स एक्सिस। तो आइसोमेट्रिक स्केल ड्रॉ करने के लिए जो लाइन रहती है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है। A circle will be blank in the isometric drawing।
तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो सर्कल रहता है वो हमेशा इलिप्स में कन्वर्ट हो जाता है। द लेंथ एल ऑफ लाइन इन आइसोमेट्रिक व्यू विल बी इक्वल टू ट्रू लेंथ। तो जब भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना चाहें तो उसमें जो लेंथ रहती है वो ऑब्जेक्ट की ट्रू लेंथ ही रहती है। वाइल इन केस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस जो ऑब्जेक्ट की लेंथ रहती है वो 0.815 टाइम्स जो ओरिजिनल लेंथ रहती है उतनी रहती है। तो ये आपको याद रखना है। इन आइसोमेट्रिक व्यू लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए लेंथ, विड्थ और हाइट का जो आपस का जो एंगल बनता है वो 120 डिग्री रहता है। इन आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ वर्टिकल लाइन is presented at an angle of blank in the front view and having a length blank in the original length of a line। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए जो वर्टिकल लाइन रहती है वो 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ की जाती है और आइसोमेट्रिक व्यू में जो वर्टिकल लाइन की जो लेंथ रहती है वो ओरिजिनल लेंथ जितनी ही रहती है। सो द आंसर इज 90 डिग्री एंड सेम एज। फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन is not used because front view and top view both overlap on each other and below xy line। तो फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रहता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप रहता है और वो ओवरलैप की कंडीशन xy लाइन से नीचे की दिशा में मिलती है। द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ 90 mm लाइन इज blank mm। सो द आंसर इज 30 multiplied by 6⁻1/2। Then two lines inclined at 90 degree in the orthographic view appears in isometric view to be inclined at 120 degree। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में जो दो लाइन जो रहती है वो 90 डिग्री पर अगर हमें दी जाती है तो आइसोमेट्रिक व्यू में लेंथ, विड्थ और हाइट का जो कंबाइंड एंगल रहता है वो रहता है 120 डिग्री। इफ d is the diameter of sphere, its value in isometric projection will be equal to √2/√3 d। तो अगर कोई स्फीयर है जिसका डायमीटर d दिया गया है तो इस स्फीयर को अगर हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना चाहे तो उस स्फीयर के डायमीटर की वैल्यू बनेगी √2/√3 d जितनी। तो इसी के साथ ही यहाँ पर सभी टॉपिक के MCQ कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच।